चलो छोटे हो गए जैसे ये आ गया। ठीक है ठीक है। तो ये जो है I2C प्रोटोकॉल, ये क्या है? कम्युनिकेशन की लैंग्वेज। कम्युनिकेशन मतलब कोई भी ऐसा चीज़ जो डिजिटल है, ठीक है, डिजिटल हो, उसमें एक हमेशा क्या होता है? मास्टर होता है। अब कंप्यूटर में जो है उसको हम CPU बोल देते हैं, मोबाइल में जो लगा होता है उसको हम जनरली CPU के नाम से जानते हैं, लेकिन वो CPU नहीं है, उसको SOC बोलते हैं, SOC। ये तो समझने के लिए अपन यहाँ CPU लिख देते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये होता है SOC। ठीक है, चलो इसके बारे में कभी बात करेंगे, अभी CPU समझ के ही अपन समझते हैं I2C प्रोटोकॉल को। तो जो मास्टर होता है, मास्टर, ठीक है, इसको मुखिया बोल सकते हैं। ये पूरे मदरबोर्ड में जितनी भी आईसियाँ हैं, डिजिटल आईसियाँ, तो सबको ये करके कंट्रोल करता है। और एनालॉग भी कोई आईसी है उसको भी यही कंट्रोल करता है। जैसे अपन 5A में देखिए रिंगर एम्पलीफायर है, तो यही उसको बंद भी करता है, ये उसको चालू भी करता है। ठीक है, लेकिन कुछ आईसी ऐसी होती है जो थोड़ी डिजिटल होता है, जैसे कोई लाइट आईसी, तो डिजिटली उसको कंट्रोल करेगी। ठीक है, सॉफ्टवेयर के माध्यम से, कोड के माध्यम से उसको कंट्रोल करेगी। 5A की आईसी क्या हो रही थी? 5A का जो हम एम्पलीफायर जो देख रहे हैं, उसमें क्या हो रहा था कि ये हमारा CPU है, इधर हमारा एम्पलीफायर है, तो एम्पलीफायर का A4 की पिन, ठीक है, जिस पिन का नाम क्या था? SHDN, ये था ना शट डाउन। ये लाइन सीधा CTRL वाली लाइन, कंट्रोल वाली लाइन सीधा किसमें जा रहा था? CPU से एम्पलीफायर। इसमें कितना वोल्टेज आता है? गाना चलाने के बाद 1.8 वोल्टेज, और गाना बंद कर देने से ये वोल्टेज क्या होती है? तो अभी ये वोल्टेज कहाँ से निकल रही है? CPU से निकल के एम्पलीफायर भी जा रही है, तो इस वोल्टेज से ये कंट्रोल हो रहा है। ठीक है, इसलिए इसको एनालॉग आईसी बोलते हैं। और जब ये वोल्टेज को हम हटा देंगे, ये वोल्टेज वाली लाइन को हटा देंगे, और इसी के जगह पे हम एक क्लॉक की लाइन और एक डेटा की लाइन, जिसको शॉर्ट में हम HDA बोलते हैं, और एक हमारी क्लॉक की लाइन, तो अब इन दोनों लाइन से वो आईसी कंट्रोल होगी। ये आईसी तभी कंट्रोल होगा जब ये खुद डिजिटल होगा। ठीक है, तो CPU भी उसको सॉफ्टवेयर से कंट्रोल करेगी, कब उसको बंद करना है, कब उसको चालू करना है। ठीक है, इस प्रोसेस से जो है, मतलब इस तरीके से I2C प्रोटोकॉल से ये आईसी को ये सेंस कर पाता है, समझ पाता है कि आईसी सही है कि ख़राब है, या कब उसको बंद करना है, कब उसको चालू करना है। ठीक है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से उसको कंट्रोल करती हैं। ठीक है, आगे उसको अपन देखते हैं। तो इसी फ़ोन में भी हमारा क्या होगा? CPU होगा। CPU जितनी भी आईसियाँ होंगी, डिजिटल आईसियाँ हों, सभी से जुड़ा होगा, नेटवर्क, चार्जिंग, रिंगर, ठीक है, लाइट आईसी, ग्राफिक आईसी, ठीक है, ब्लूटूथ आईसी, वाईफाई आईसी, सभी से ये जुड़ा होगा इसी प्रकार से, दो लाइनों से। ठीक है, एक लाइन का नाम होगा HDA, जो कि होता है डेटा लाइन, एक लाइन होता है हमारी क्लॉक, क्लॉक की लाइन। क्लॉक की वही लाइन है जो ऑक्सीलेटर के बारे में जिसमें पढ़े हम लोग, जिसमें क्रिस्टल होता है, ये क्रिस्टल का हमारा सिंबल है, जिसमें हम क्या करते हैं? DC वोल्टेज यहाँ इनपुट करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर वोल्टेज इनपुट करते हैं, तो आउटपुट में अपन क्या लेते हैं? फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो यहाँ क्लॉक में वही फ्रीक्वेंसी होता है, क्लॉक वाली लाइन में। ठीक है, ये क्लॉक इन स्लेव को इसलिए चाहिए, ठीक है, ये मास्टर, ये जितने भी आईसी हैं मास्टर के अलावा, जिसको CPU कंट्रोल कर रही है, उसको स्लेव बोलते हैं। ठीक है, अब ये एक स्लेव है, लेकिन साथ ही साथ ये क्या है? वाईफाई और ब्लूटूथ की आईसी। ठीक है, तो ये ब्लूटूथ वाईफाई आईसी को क्लॉक पल्स की ज़रूरत पड़ता है, क्योंकि ये डिजिटल आईसी है, और हर एक डिजिटल आईसी बिना क्लॉक सिग्नल के नहीं चलता है। जिसमें आप क्लॉक सिग्नल गया उसको आप डिजिटल आईसी बोल सकते हो। जैसे इसमें क्लॉक सिग्नल ये आया, ठीक है, CPU से निकल के इधर से क्लॉक सिग्नल इसमें आया, इसको आप डिजिटल आईसी बोल सकते हो। ठीक है, इसमें भी वैसे क्लॉक सिग्नल गया, ये भी हमारा डिजिटल आईसी है, ये भी डिजिटल आईसी है। तो अभी यहाँ पर जो चारों आईसी दिख रहे हैं स्लेव हुए, सभी डिजिटल आईसी हैं। ठीक है, क्योंकि इसके बिना यहाँ कोड जनरेट नहीं होता है, और यहाँ से कोड मास्टर को भेजा नहीं जा सकता, और मास्टर जो है इसको भी भेज नहीं सकता बिना क्लॉक सिग्नल के। ठीक है, क्लॉक सिग्नल समझो हार्ट के जैसा है। पूरे फ़ोन में जो क्लॉक सिग्नल होता है ये हार्ट के जैसा होता है। अगर ये ना मिले, ठीक है, किसको? CPU को। कहाँ से? क्रिस्टल से। ठीक है, और क्रिस्टल
क्रिस्टल में सिग्नल जो जनरेट ये खुद ही करता है। कब करता है? जब इसको डीसी सप्लाई दिया जाता है तब ये सिग्नल वहाँ से जनरेट करके इसको देता है सीपीयू को। ठीक है, उसके बाद सीपीयू क्या करता है कि यहाँ से क्रिस्टल ऑक्सीलेटर से मिला हुआ जो वो होगा, जैसे हमारे फ़ोन में 38 मेगाहर्ट्ज़ का हो सकता है, ठीक है, 26 मेगाहर्ट्ज़ का हो सकता है, 19 मेगाहर्ट्ज़ का हो सकता है। तो ये जो फ्रीक्वेंसी मिल रही है सीपीयू को, तो ये सीपीयू के पास है। फिर सीपीयू क्या करता है, यही क्लॉक सिग्नल को यही क्लॉक पल्स को जो है क्लॉक वाली लाइन से किसको देता है, सभी स्लेव को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, बांट देता है। जिसको जितना सिग्नल चाहिए वो दे देता है। जैसे ब्लूटूथ वाईफाई ऐसी को 38 मेगाहर्ट्ज़ है तो पूरा का पूरा 38 मेगाहर्ट्ज़ दे देगा। आईडियो ऐसी है तो उसको अगर 15 मेगाहर्ट्ज़ चाहिए तो उसको क्या करेगा, 15 मेगाहर्ट्ज़ बना के उसको दे देगा। ठीक है, लाइट ऐसी है, लाइट ऐसी का कुछ और रिक्वायरमेंट है, उसको 26 चाहिए तो उसको 26 मेगाहर्ट्ज़ दे देगा। लेकिन इसके पास आगे कितना रहा, 38 मेगाहर्ट्ज़, तो उसको 26 बना के दे, जैसा जिसका ज़रूरत रहेगा वैसा उसको बना के दे देता है। स्लेव के रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको उतना फ्रीक्वेंसी जो देता है। और वो इसलिए देता है क्योंकि ये सभी डिजिटल आईसी हैं और डिजिटल आईसी को कोड जनरेट करने के लिए क्लॉक सिग्नल की जो है वो ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, डेटा लाइन क्या होता है, डेटा लाइन ये वो चीज़ होता है जहाँ से सीपीयू को अगर कुछ मैसेज भेजना होगा, जैसे ये ब्लूटूथ आईसी है, आपने क्या किया, ब्लूटूथ का जो आइकन ऐसे बना होता है वहाँ पे आपने ऐसे प्रेस किया तो ब्लूटूथ आपको क्या करना है, ऑन करना है या ऑफ करना है। तो उसका मैसेज जो है सीपीयू को इंटरप्ट होगा टच पैड के माध्यम से। भी हमने यहाँ पे ये हमारा टच पैड है, टच पैड में ये ब्लूटूथ के जैसे आइकन बना हुआ है, तो इसमें आपने टच किया तो टच का इंटरप्ट किसको मिलेगा, सीपीयू। ठीक है, तो सीपीयू उसका इंटरप्ट देके क्या करेगा कि यहाँ से एक कोड जनरेट करेगा और इस HDA लाइन से वो कोड किसको देगा, इस ब्लूटूथ आईसी को, ब्लूटूथ वाईफाई आईसी को। ठीक है, तो ब्लूटूथ वाईफाई आईसी को देगा तो इसके अंदर का ब्लूटूथ का जो फंक्शन है वो स्टार्ट हो जाएगा और इसको एक कोड भेजेगा। कोड जैसा इसके अंदर जो इसको चालू करने के लिए कोड दिया गया होगा, जो कोड इसके अंदर डाला गया होगा, कोडिंग जो करते हैं तो सॉफ्टवेयर जिसने बनाया, ये कोड मिलने पर ये ऐसे चालू होगा और ये कोड मिलने पर ये बंद होगा, ये कोड मिलने पर ये सर्चिंग मोड में जाएगा, ये कोड मिलने पर ये जो है उसे पेयर होगा एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस। तो उसी के अकॉर्डिंग ये क्या करता है, उसको यहाँ से जो मास्टर है जो यहाँ से डेटा जो है उसको भेजता है। अब ब्लूटूथ को हमने ओपन किया, उसके अंदर हम पेयर भी कर सकते हैं, फाइल रिसीव भी कर सकते हैं, एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, डिक्लाइन भी कर सकते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हम जो भी करेंगे यहाँ टच पैड में करेंगे और सीपीयू उसको सेंस करेगा कि भैया आगे से हमें क्या कमांड दिया जा रहा है, उसी के हिसाब से ये इसको देगा, ये ब्लूटूथ वाईफाई ऐसी को देगा। ब्लूटूथ वाईफाई ऐसी एक ही होता है, उसी के अंदर वाईफाई, उसी के अंदर ब्लूटूथ होता है, ज़्यादातर सेटिंग यही चीज़ होता है। तो यहाँ पर ब्लूटूथ ऐसी को जो है कमांड को दिया जाए। अब होता ऐसे है कि ये जब भी कनेक्ट करने की कोशिश करेगा तो ये उसको रिप्लाई भी करता है। जब भी कनेक्ट करने की कोशिश करेगा कि जैसे इसको ब्लूटूथ ऑन करना है तो एक मैसेज भेजेगा तो ये रिप्लाई भी करेगा। ठीक है, तो इसी लाइन से डेटा उधर भी जाता है और उसी लाइन से डेटा जो है वो इधर भी आता है। ये क्लॉक HDA और HCL का ये दो काम होता है, बस ये कम्युनिकेशन बैठाने के लिए होता है। ठीक है, इसी लाइन से क्या कर रहा है, मास्टर जो है वो स्लेव को जो है कंट्रोल कर रहा है कि कब बंद करना है, कब चालू करना है,
या कौन सा फंक्शन जो है हमें ऑन करना है, कौन सा फंक्शन को हमें जो है ऑफ करना है, वो सब चीज़ें जो हो रहा होता है। क्लॉक लाइन का बस काम इतना होता है कि ये क्या करता है, क्लॉक सिग्नल इसको देता है सिर्फ। SDA लाइन से क्या होता है कि मैसेज इधर से इधर भी जाएगा और मैसेज इधर से इधर भी आएगा, ठीक है। अब देखो इसको अपन स्टार्टिंग से समझते हैं कि जैसे हमारे पास कोई फ़ोन है जो स्विच ऑफ है, आप जैसे उसका पावर बटन प्रेस करोगे तो फ़ोन में क्या आता है, लोगो आता है। तो एक बार देखते ही जैसे देखो ये फ़ोन अभी ऑफ है, ठीक है। मैं इसमें पावर बटन प्रेस कर रहा हूँ, ये हमने पावर बटन प्रेस किया, फर्स्ट लोगो आया। देखो अभी इस टाइप का लिखा हुआ है, देखो अभी लोगो ये चेंज होगा, इसको फर्स्ट लोगो बोल देंगे, ठीक है। अभी इसका लोगो चेंज होगा, ये सेकंड लोगो, ठीक है। तो इस दौरान क्या हो रहा है पता है, इस दौरान अभी क्या हो रहा है, इसके पीछे क्या चल रहा है, इसके पीछे ये चल रहा है कि हमने पावर बटन प्रेस किया, वोल्टेज जनरेट हुआ पावर IC में, पावर IC ने CPU को दिया, CPU क्या हो गया, जिंदा हो गया, लाइव हो गया, ठीक है। तो CPU जैसे ही ऑन हुआ तो ये जो सॉफ्टवेयर में लिखा गया उसी के हिसाब से लोगो लेके आया, पहला लोगो लेके आया, दूसरा लोगो लेके आया, ठीक है। तो उस दौरान CPU के पीछे में क्या चल रहा होता है, तो जितने भी स्लेव लगे होंगे हमारे फ़ोन में, ठीक है, हाँ, हमारे पूरे मदरबोर्ड में जितने भी ICयाँ लगी होंगी, जितने भी फंक्शन के ऐसे ब्लूटूथ, रिंगर, वाईफाई, ठीक है, जितने भी ICयाँ होंगी, चार्जिंग, ठीक है, सभी ICयाँ, तो ये क्या करेगा, CPU सभी को मैसेज देगा, एक एक मैसेज देगा। ऐसा समझो कि ये हॉल में जैसे ही मैं एंटर किया, आप सभी बैठे हो, मैं आया, सभी से मैं क्या करूँगा, पर्सनली कनेक्ट होऊंगा, हाँ क्या हाल चाल है, होमवर्क किया नहीं किया, आपका क्या हाल चाल है। तो सभी मुझे रिप्लाई भी करेंगे कि हाँ मैंने कर लिया, मैंने नहीं किया, 1 घंटे बात करूँगा, 4 घंटे बात करूँगा, ऐसा सब मुझे रिप्लाई भी करोगे। ठीक वैसे यहाँ ये CPU के साथ भी होता है। हमने पावर बटन प्रेस किया, डिस्प्ले पे लोगो आया, तुरंत CPU एक्टिव हुआ, और एक्टिव होते ही पहले इसको मैसेज करेगा ना, सबसे पहले इसको क्या करेगा, ये मैसेज करेगा। पावर बटन प्रेस किया, क्लॉक सिग्नल जनरेट हुआ, इसको क्लॉक मिल गया, साथ ही साथ यहाँ से एक कोड जनरेट होकर आएगा, ठीक है, यहाँ से एक कोड आएगा, वो कोड में इसको पूछा जाएगा, इसका हाल चाल पूछा जाएगा, ये सब कोड आया, इधर से क्लॉक सिग्नल आया। अब जैसे इसको क्लॉक सिग्नल मिल गया, अब ये कोड जनरेट करने के लिए एक रेडी हो गया है, ठीक है। इसको वोल्टेज पावर ऐसे से मिल गया और क्लॉक सिग्नल इधर से मिल गया, ठीक है। अब ये रेडी हो गया किसी भी प्रकार का रिप्लाई करने के लिए या किसी भी प्रकार से कोड को एक्सेप्ट करने के लिए, ठीक है। तो इधर से इसको एक कोड मिला जिसमें ये CPU के द्वारा पूछा जाएगा कि क्या तुम सही हो, तुम हो या नहीं हो, इस टाइप का एक मैसेज। हाँ भाई क्या हाल चाल है, क्लास में आते, हाँ भाई क्या हाल चाल, ऐसा। तो इसको ये पूछा जाएगा कि भाई क्या हाल चाल, तो ये क्या बोलेगा, रिप्लाई करेगा, हाँ मैं ठीक हूँ। इसके तरफ से भी एक कोड जनरेट होगा और वो इसी लाइन से किसको दिया जाएगा, CPU को दिया जाएगा। इसके साथ पहला कम्युनिकेशन जुड़ गया CPU का, ठीक है, पहला ये था, पहला इसके साथ जुड़ गया। अब CPU इससे भी वही पूछेगा, CPU ने इसको क्या किया, इसको मैसेज दिया, उधर से मैसेज लिया, दोनों को इसको मिल गया, आदान प्रदान हो गया एक बार। अब इसकी बारी आएगी तो इसको भी वही कोड देगा, ठीक है, वही क्लॉक सिग्नल मिलेगा। क्लॉक सिग्नल तो वैसे सबको पहले मिल गया, उसके बाद इसको ये कोड देगा, ठीक है। तो ये भी क्या करेगा, फिर रिप्लाई करेगा, मैं भी ठीक हूँ, बढ़िया हूँ, ठीक है। CPU इसको भी ओके कर देगा। ऐसे ही हमारे फ़ोन में फिंगरप्रिंट, कैमरा, ठीक है, सभी चीज़ों से होता है HDFC में। इसको भी वैसे ही है, इसको भी मैसेज देगा, ये भी क्या करेगा, इसको मैसेज देगा। जैसे एरो के निशान आप देखो, ये STL लाइन में मैंने दोनों सेट बना रखा है, वो यही चीज़ दर्शाता है कि इसमें डेटा जाएगा भी और डेटा आएगा भी, ठीक है। तो इसके साथ भी वही चीज़ होगा, इसको भी मैसेज दिया जाएगा और इधर से भी मैसेज रिसीव किया जाएगा, ठीक है। तो ये होता है हमारा फर्स्ट बूटिंग, मतलब जब फ़ोन ऑन हो रहा होता है उस दौरान ये होता है। अब फर्स्ट बूटिंग और सेकंड बूटिंग हमने देखा ना, 2 लोगो आया फ़ोन में जब हम चालू किए, तो 2 लोगो आया तो कुछ स्लेव को जो CPU फर्स्ट लोगो में चेक करता है और कुछ स्लेव को सेकंड लोगो में चेक करता है। कुछ ICयाँ ऐसी होंगी जिसको वो फर्स्ट लोगो में रीड करेगा, उसके साथ पहले कम्युनिकेशन
जाएगा। और कुछ ऐसे आईसियाँ होंगी, ठीक है, जिसको सेकंड लेवल में पूछता है, ठीक है। जैसे चार्जिंग ऐसी को, जैसे हमने पावर बटन दबाया तो बड़ा सा सैमसंग लिखाया था, उस दौरान चार्जिंग ऐसे से कम्युनिकेशन बना लिया। जब सेकंड लोगो आया, जब छोटा सा सैमसंग लिखाया था, तो उस दौरान वो फिंगरप्रिंट कैमरा को पूछ लेगा तुम्हारा क्या हाल चाल है, ठीक है। तो ऐसे करके ये एक हेल्दी फ़ोन जो है वो ऑन हो जाता है, ठीक है। अब इसमें देखो अलग अलग फ़ोन होंगे, अलग अलग सॉफ्टवेयर के वर्जन होंगे, ठीक है, और अलग अलग कंपनियों के अपने अपने सॉफ्टवेयर चलते हैं। जैसे ओप्पो में कलर ओएस इस टाइप का चलता है, ठीक है, किसी में फन टच ऐसे करके देखे नहीं देखे। एंड्रॉयड ओप्पो यू चलाते नहीं, उसमें देखना एंड्रॉयड वर्जन, ठीक है, वो सब चीज़ें देख। तो उसी के हिसाब से सब फ़ोन में थोड़े थोड़े बदलाव रहते हैं, सॉफ्टवेयर बदलाव कैसे रहते हैं। थोड़े चेंजेस कैसे होते हैं वो देखते हैं। ये सॉफ्टवेयर में चेंजेस होगा ना, हार्डवेयर में चेंजेस नहीं होगा। हार्डवेयर में वही लाइनें होंगी, वही सभी चीज़ें होंगी। ये हमारा सीपीयू हो गया, मतलब ये हमारा मास्टर है। ये सिर्फ स्लेव 1 और स्लेव 2। वही हमारी डेटा की लाइन, वही ब्लॉक की लाइन। इसको भी इस बार मैं ले लेता हूँ जैसे कैमरा, ये है मेरा फिंगरप्रिंट। थोड़ा सा बदलाव क्या होता है, इसको भी हमने जैसे ऑन किया, ये मान लेते हैं दूसरा कोई फ़ोन है, ठीक है। तो इसमें क्या हो सकता है चेंजेस, जैसे ही आपने फ़ोन को ऑन किया, ठीक है, फ़ोन ऑन हुआ तो सीपीयू क्या करेगा, पहले कम्युनिकेशन इसके साथ बनाया, ठीक है, इसके साथ कम्युनिकेशन बनाया, ये सही निकला, इसको सीपीयू ने मैसेज दिया और इधर से भी इसको क्या मिल गया, रिप्लाई मिल गया। स्लेव के द्वारा क्लॉक को जो रिप्लाई मिलता है उसको बोलते हैं ACK, एक्नॉलेज। मैसेज दिया, इधर से इसको एक्नॉलेज मिला, ये सीपीयू उसको क्या कर दिया, सही, ठीक है, बिल्कुल सही। उसके बाद सीपीयू फिर इसको देगा, इधर से ये देगा, ये भी बिल्कुल सही। लेकिन अगर ऐसा हो कि आपके फ़ोन में कैमरा नहीं लगा हो या कैमरा ख़राब हो, ठीक है, या कैमरा है, जैसे ये कैमरा है तो कैमरे की वर्किंग वोल्टेज, मैं क्या बताया हूँ, हर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को क्या चाहिए, उसका वर्किंग वोल्टेज चाहिए, प्लस और माइनस चाहिए। मान लो उसकी वर्किंग वोल्टेज 0 हो गई, उसको वोल्टेज किसी कारण से नहीं मिल रहा हो, उसका वो लाइन जैसे ओपन हो गया, यहाँ पे रजिस्टर लगा था, ये रजिस्टर क्या हो गया हमारा, ख़राब हो गया, तो अब इसको वोल्टेज नहीं मिल रहा है, तो ये तो डेड हो गया। यहाँ पे पर्सनली एक कैमरा देखें तो कैमरा बिना वोल्टेज के कोई मतलब का नहीं है, ठीक है। कैमरा से अगर मैं बैटरी को निकाल दूँ, आप तो DSLR कैमरा है, उससे बैटरी निकाल दूँ तो फोटो खींच सकते हो, नहीं वो तो डेड ही है। अब वैसे ही ये भी है हमारा, तो यहाँ पर इसका मान लेते हैं कि वर्किंग वोल्टेज इसको नहीं मिल रहा है, कैमरा लगा हुआ है लेकिन इसको उसका वर्किंग वोल्टेज नहीं मिल रहा है, तो कैमरा तो एक प्रकार से हमारा क्या हो गया, डेड हो गया। तो अब सीपीयू ने पहले इसको चेक किया, ठीक है, फिर इसको चेक किया, तो ये दोनों से रिप्लाई मिला, इधर से मैसेज दिया, उधर से मैसेज आया, तो दोनों हमारे क्या हो गया, ओके हो गया, सही हो गया। लेकिन जब इसकी बारी आएगी तो सीपीयू इधर मैसेज देगा, इसको इधर इसको मैसेज देगा, लेकिन अब ये मैसेज तैयार नहीं कर पाएगा क्योंकि ये तो ऑलरेडी डेड है। तो जब कैमरा के द्वारा सीपीयू को मैसेज नहीं दे पाएगा, कैमरा जब सीपीयू को मैसेज नहीं दे पाएगा तो सीपीयू क्या करेगा, इस रास्ते को बंद कर देगा, और कैमरा के और भी जितनी लाइनें हैं, कैमरा से और जितनी भी डिजिटल लाइनें हैं, जितने भी डिजिटल सप्लाई है, जैसे कि हमारा RST, ठीक है, और HDSC तो हो गया, इसके अलावा आपका M-Clock, ठीक है, ऐसे और भी डिजिटल लाइनें होती हैं, तो वो सब डिजिटल लाइनों को और बाकी की डिजिटल सप्लाई को
बंद कर देगा। तो सॉफ्टवेयर में ऐसा हो सकता है कि आपके यहाँ जो कैमरे का जो आइकन बना होता है डिस्प्ले में, मतलब हमारे मेनू में कैमरे का जो आइकन होता है वो गायब ही होगा, क्योंकि सीपीयू ने इसको पढ़ ही नहीं पाया। अब सीपीयू के हिसाब से क्या है, कैमरा तो है ही नहीं, तो कैमरे का आइकन रखने का कोई मतलब नहीं, तो आपके फ़ोन में कैमरा दिखेगा ही नहीं। ठीक है, ये पुराने फ़ोन में हुआ करता था, आजकल के फ़ोन में ऐसा नहीं होता है। कैमरा का आइकन तो रहता है, लेकिन जैसे ही आप कैमरा में क्लिक करोगे, जैसे ही कैमरा में क्लिक करोगे तो कैमरा वापस बैक हो जाता है तुरंत। देखिए ऐसा जैसे ही आपने क्लिक किया तुरंत कैमरा ऑफ हो जाएगा, या कैमरा खुला रहेगा, पूरा डिस्प्ले काला काला नजर आएगा, क्योंकि सीपीयू के हिसाब से कैमरा नहीं है। तो कैमरा नहीं है तो डेटा लाइन चालू नहीं होगा, और डेटा लाइन को मान लो सीपीयू चालू भी कर दिया तो ये तो डेड ही है। ठीक है, लेकिन कंपनी ऐसा नहीं करती है, जब तक कि कैमरा रिप्लाई ना करे तब तक ये डेटा को चालू नहीं करेगा, क्योंकि ये डेटा लाइन को चालू कर देगा लेकिन कैमरा डेड है तो यहाँ बैटरी का कंजप्शन होगा। दूसरा, ये डेटा लाइन एक प्रकार से खुला वायर के जैसा हो जाएगा कि अब इसमें किसी भी प्रकार का कुछ भी अगर जैसे नमी आया या जैसे ये शॉर्ट सर्किट की वजह से ये डेड हो गया तो उस कंडीशन में सीधा सीपीयू को जो है वो असर पड़ेगा। ठीक है, इस वजह से इसके सॉफ्टवेयर में ऐसा लिख दिया जाता है कि अगर ये रिप्लाई ना कर पाए तो इसकी सारी लाइनों को क्या कर दिया जाए, पूरी तरह बंद कर दिया जाए। तो अब सीपीयू आपको ऐसा दिखाएगा कि इसमें कैमरा नहीं है। ठीक है, इसमें कैमरा जो है वो नहीं है। अब यहाँ पर भी एक ट्विस्ट है, यहाँ पर एक ट्विस्ट क्या है कि कुछ फ़ोन ऐसे होते हैं जिसमें इसमें कैमरा तो नहीं है करेगा और इसको छोड़ देगा, इसको जो है नहीं समझ के आगे बढ़ जाएगा फ़ोन। अब इसकी बारी आएगी, फिंगरप्रिंट की बारी आएगी। अब फिंगरप्रिंट को जो है डेटा लाइन से इसको कनेक्टिविटी बनाया जाएगा, तो फिंगरप्रिंट अगर रिप्लाई किया तो ठीक है, तो इसको ओके कर दिया जाएगा और फ़ोन हमारा ऑन हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या था कि कैमरा फॉल्टी था, हमने पावर बटन दबाया, एक एक करके सभी स्लेव को हमने चेक किया, सब सही मिला, लेकिन कैमरा से रिप्लाई नहीं मिला, तो कैमरा का फंक्शन को हमने क्या कर दिया, बंद कर दिया, अब फ़ोन हमारा चालू हो गया। ये हो सकता है। कुछ फ़ोन में ऐसे होते हैं जिसमें क्या होगा कि अगर सभी स्लेव रिप्लाई ना करें तो फ़ोन को चालू ही नहीं करना। जितने भी स्लेव मास्टर के साथ जुड़े हुए हैं, अगर वो रिप्लाई ना करे, कोई एक स्लेव भी अगर रिप्लाई ना करे तो फ़ोन हमारा क्या हो जाए, या तो फ़ोन स्विच ऑफ हो जाए, या तो फ़ोन जो है रीस्टार्ट की कंडीशन में चला जाए, लोगो हैंग या रीस्टार्ट उसमें चला जाए। ठीक है, तो आजकल के फ़ोन में रीस्टार्ट वगैरह का प्रॉब्लम जो है बहुत देखने को मिलता है। तो रीस्टार्ट का प्रॉब्लम जो है आपका HDFC लाइन से भी आ सकता है। ठीक है, ये हमारा ये हमारा SCL या इसको बोलते हैं क्लॉक। CL के तो इसको SCL एक ही बात होता है। ये दोनों लाइन अगर कहीं से भी शॉर्ट हो जाए, या इधर से या ग्राउंड के सामने शॉर्ट हो गया या आपस में शॉर्ट हो जाए, तो सीपीयू क्या होता है, सीपीयू के अंदर जैसा सॉफ्टवेयर लिखा जाएगा उसके हिसाब से वो रिएक्ट करता है। कभी फ़ोन लोगो हैंग में चले जाता है, कुछ फ़ोन ऑन नहीं होते हैं, कुछ फ़ोन ऑन होगा और तुरंत क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। इस टाइप से अलग अलग ये सॉफ्टवेयर के ऊपर निर्भर करेगा। ठीक है, आ रहा है समझ में? ठीक है, यही है I2C प्रोटोकॉल। ये प्रोटोकॉल जहाँ पर भी होगा, जिस भी मॉडल में होगा, जो भी फ़ोन में होगा, ओप्पो, वीवो, रियलमी, सैमसंग, आईफोन, कहीं पर भी होगा, यही काम होता है हमेशा। ठीक है, उसका काम क्या होता है कि मास्टर और सीपीयू को आपस में कम्युनिकेशन के लिए जोड़ के रखना बस। ठीक है, उसी लाइन से जो जितने भी सॉफ्टवेयर चलने होते, जितने भी कमांड देने और लेने होते हैं, वो सब इन्हीं लाइनों से चलता है। इसमें एक टाइम में एक ही काम होता है कि अगर उधर से कुछ मैसेज भेज रहा है तो इसको चुपचाप बैठना पड़ेगा। ठीक है, और जब ये इधर से इधर मैसेज भेजेगा तब सीपीयू को चुपचाप बैठना पड़ेगा। मतलब एक टाइम रीड इधर से अगर ये स्लेव है तो स्लेव अगर इसको कुछ रिप्लाई करता है, ठीक है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं रीड। ठीक है, मास्टर के द्वारा स्लेव को जब इधर मैसेज भेजा जाता है तो उसको बोलते हैं राइट। एक टाइम में एक ही काम होगा, या तो रीड का प्रोसेस होगा या तो राइट का प्रोसेस होगा। ठीक है,
आ रहा समझ में? तो अब इसके और दूसरे पोजीशन में चलते हैं। तो इसके अंदर जो डेटा जो चलते हैं, ठीक है, वो डेटा एक प्रकार से आप ऐसा समझ सकते हो कि उसको एक सवारी की ज़रूरत पड़ती है, एक गाड़ी की ज़रूरत पड़ती है चलने के लिए, ठीक है। लंगड़ा आदमी समझ लो जिसको व्हील चेयर चाहिए एक जगह से दूसरी जगह चलने के लिए। तो सीपीयू जो डेटा तैयार करेगा और वो डेटा अगर किसी स्लेव को भेजना रहेगा, ठीक है, जैसे अब इसको कुछ कोड भेजना है इसको, ठीक है, ये हमारा क्या है, कैमरा है जैसे, ठीक है, ये हमारा कैमरा है। तो कैमरा है तो कैमरा को आपने ओपन करने का जो है ऑप्शन को टच किया टच पैड में, तो अब ये क्या करेगा, टच पैड से इंटरप्ट लेगा, टच पैड से इंटरप्ट लेने के बाद HDL लाइन से इसको एक कोड भेजेगा कैमरा को चालू होने का आदेश देगा। तो अब यहाँ से जो कोड निकल के आएगा, ठीक है, मैं एक रैंडम एक कोड लिख दे रहा हूँ समझने के लिए। ये ऐसा उसको क्या दिया, बाइनरी नंबर है, उसको क्या दिया, कोड दिया, ठीक है। तो अब ये कोड जिस फॉर्म में CPU से निकल के एक जगह से दूसरी जगह आएगा, मतलब CPU से निकल के स्लेव की ओर जाएगा, तो ये जिस फॉर्म में ये डेटा निकलता है वो एक प्रकार से लंगड़ा होता है, उसको वोल्टेज की ज़रूरत पड़ती है एक जगह से दूसरी जगह चलने के लिए, ठीक है। तो इस लाइन का वोल्टेज का होना ज़रूरी है। तो वोल्टेज दिया जाता है पावर IC से, ठीक है, पावर IC से वोल्टेज निकलेगा, ये वोल्टेज होगा आपका 1.8 वोल्टेज, ठीक है। पावर IC से एक लाइन निकलेगा, इस लाइन का नाम होता है VREG, ठीक है, VREG ये लाइन का नाम होता है। जैसे VPH एक लाइन हमने देखा, ठीक है, वैसे VREG मतलब कि वोल्टेज रेगुलेटर करके एक लाइन होता है, ठीक है। इस लाइन का वोल्टेज होता है 1.8। ये वोल्टेज जो है यूनिवर्सल होता है। यूनिवर्सल बोलने का मतलब है सरकारी भाई किसी भी चीज़ को अपन सभी यूज करते हैं वैसे। तो ये पावर IC ये सरकारी वोल्टेज या यूनिवर्सल वोल्टेज बनाती है। ये वोल्टेज को आप कई जगहों पर यूज कर सकते हो, जैसे ये क्लॉक लाइन में यूज कर लिए, ठीक है, और इसी वोल्टेज को आप जो है यहाँ यूज कर लिए, डेटा लाइन में यूज कर लिए। यही वोल्टेज को आप यहाँ पर भी यूज कर सकते हो, यहाँ पर भी यूज कर सकते हो। ये यहाँ पर यूज कर लिए, ये यहाँ पर यूज कर लिए। इस
इसके अलावा इस वोल्टेज को अब नेटवर्क सेक्शन में ले जाओ, आईडियो आईसी में ले जाओ, ठीक है, रिंगर आईसी में ले जाओ, किसी भी जगह पे ले जा सकते हो। ये यूनिवर्सल होता है। इस वोल्टेज का यूज आप करते रहो जब तक कि फ़ोन आपका ऑन है, पावर ऑन है, तब तक ये वोल्टेज चालू रहेगा। VPH का वोल्टेज को हमने क्या देखा कि जब तक कि उसमें बैटरी लगी हुई होगी तब तक VPH वाली लाइन में वोल्टेज होगा। स्विच ऑफ कर दें तब भी उसमें वोल्टेज होगा। लेकिन ये V रेज वाली जो लाइन है, ठीक है, ये लाइन में वोल्टेज तब तक होगा जब तक कि फ़ोन स्विच ऑन है, ऑफ होने की कंडीशन में नहीं होगा। ठीक है, वोल्टेज रेगुलेटर इस लाइन में 1.8 का वोल्टेज तब तक होगा जब तक कि फ़ोन हमारा ऑन है। ठीक है, अब ये वोल्टेज की लाइन से ही इन सभी वोल्टेज में क्या दिया जाता है, सप्लाई में दी जाती है, वोल्टेज को दी जाती है पावर आईसी से, लेकिन डायरेक्ट नहीं दिया जाता है। ठीक है, लाइन से ऐसे इनको डायरेक्ट वोल्टेज नहीं दिया जाता है। इसमें लगाया जाता है रजिस्टर, कूलम रजिस्टर इसको बोलते हैं। ये होगा 2.2 किलो ओम का या फिर 4.7 किलो ओम का रजिस्टर। यहाँ से 1.8 वोल्टेज निकला VRE की लाइन से, ये वोल्टेज को 2.2 किलो ओम का रजिस्टर लगा के हमने क्लॉक वाली लाइन में दे दिया। ठीक है, क्लॉक वाली लाइन में हमने इस वोल्टेज को दिया। यही वोल्टेज हमने HDA लाइन में हमें देना है वोल्टेज को। इसी लाइन को हमने एक और 2.2 किलो ओम का रजिस्टर लगा के HDA लाइन में दे दिया। यही सप्लाई हम फिर आगे बढ़ा देंगे। एक 2.2 किलो ओम का रजिस्टर लगाएंगे, इसमें दे देंगे। यहाँ पर भी हम 2.2 किलो ओम का रजिस्टर लगा के यहाँ पर सभी लाइनों में हमने क्या दे दिया, सप्लाई दे दिया 1.8 वोल्टेज का, 1.8 वोल्टेज दे दिया। अब ये वोल्टेज जो है वो बस इतना ही दूर में होगा। ठीक है, इस लाइन में हमने दिया है इतना ही होगा। ठीक है, इतने दूर ऐसा है कि ये वोल्टेज का उपयोग ना तो CPU उपयोग करता है और ना ही आपको ये स्लेव उपयोग करता है इस वोल्टेज को। ठीक है, यहाँ वोल्टेज जस्ट एक प्रकार से नाव के जैसा काम कर रहा है, जो यहाँ पर से या व्हील चेयर के जैसा काम कर रहा है। यहाँ से लंगड़ा आदमी को इस वोल्टेज पर बैठाया गया, मतलब कि ये कोड को बैठा दिया गया और वही कोड वोल्टेज के ऊपर बैठ के, ठीक है, इस स्लेव तक जो है पहुँच गया। अब ये स्लेव सिर्फ उस कोड को लेगा, ना कि वोल्टेज को। ठीक है, ये वोल्टेज को ना तो स्लेव यूज़ करेगा और ना ही आपका CPU यूज़ करेगा, ना मास्टर यूज़ करेगा ना आपका स्लेव। ठीक है, ये जस्ट इसमें क्या है, एक प्रकार से व्हील चेयर की तरह है। जैसे लंगड़ा आदमी को चेयर में उठा के एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं और व्हील चेयर को बाहर छोड़ देंगे और लंगड़ा आदमी अपना घर के अंदर चला गया। ठीक है, तो ठीक वैसे ही वोल्टेज भी यहाँ पे बस वो इतने में ही रहेगा, इस वोल्टेज का यूज नहीं होता है। इस वजह से आप यहाँ पे 2.2 किलो ओम का रजिस्टर या 4.7 किलो ओम का रजिस्टर लगाओगे तब भी आपको यहाँ पर 1.8 वोल्टेज मिलेगा और यहाँ पर भी आपको 1.8 वोल्टेज मिलेगा। HDA लाइन में 1.8 होगा, SCL लाइन में 1.8 वोल्टेज होगा, सब जगहों पे आपको 1.8 वोल्टेज मिलता है। हम सर्किट में इसका नियम पढ़ चुके हैं ना कि अगर यहाँ से वोल्टेज निकल रहा है और ये रजिस्टर लगा हुआ है, भले ही ये 100 किलो ओम का रजिस्टर क्यों ना हो, लेकिन आगे अगर लोड ना लगा हो, यहाँ कोई ऐसा चीज़ ना लगा हो जो वोल्टेज का कंजप्शन कर रहा हो, तब तक ये प्रतिरोध नहीं लगाएगा। ठीक है, अगर हमने यहाँ पे 2.0 वोल्टेज दिया तो प्रॉपर हमें 2.0 मिलेगा, लेकिन जैसे ही हम इसको लोड से जोड़ देते हैं, लोड स्टार्ट अगर हो गया है, लोड के रूप में यहाँ बल्ब हो सकता है, पंखा हो सकता है, कोई IC हो सकती है जो उसका कंजप्शन करे, उसको यूज करे, तब जाके यहाँ पे 100 किलो का प्रतिरोध लगेगा और ये वोल्टेज जो है वो डाउन हो जाएगा। ठीक है, और कितना डाउन होगा वो लोड के ऊपर जो है और ये प्रतिरोध के ऊपर निर्भर करेगा। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर भी लागू है, इसलिए 1.8 यहाँ मिलता है क्योंकि यहाँ उसका उपयोग ना तो ये करता है और ना ही ये करता है। उसका उपयोग बस
इसके द्वारा जो कोड जनरेट किया है वो उस वोल्टेज पर बैठ कर एक जगह से दूसरी जगह आता और जाता है। CPU यहाँ से जो मैसेज भेजेगा वो उसी वोल्टेज पर बैठे बैठे यहाँ आएगा, और इसके द्वारा जो मैसेज भेजेगा वो उसी वोल्टेज पर बैठे बैठे कोड जो है वो CPU के अंदर जाएगा। ठीक है, ये होता है हमारा I2C प्रोटोकॉल। ठीक है, समझ में आ रहा है? सभी जगहों पे आप ऐसे यहाँ पे लिखो GREG 1.8 वोल्ट, ठीक है, और इसकी वैल्यू डाल दो 2.2 किलो। सभी जगहों पे ऐसी आप रजिस्टर लगाओ। 1.8 ये होगा हमारा 2.2 किलो का रजिस्टर। यहाँ पर भी ऐसे मैक्सिमम फोन में 2.2 किलो का रजिस्टर ही लगता है। ये बना लो आप लोग, ठीक है। सभी जगह आप लोग लगा लो। और ये बात जरूर लिखना कि अगर HDA और SCL लाइन आपस में शॉर्ट हो जाए या ग्राउंड के साथ शॉर्ट हो जाए या कोई स्लेव शॉर्ट हो जाए तब फ़ोन में लोगो है या रीस्टार्ट का प्रॉब्लम हो सकता है। क्या ये दोनों लाइन आपस में शॉर्ट हो जाए या ग्राउंड कुल मिला के शॉर्ट हो जाए या स्लेव हमारा शॉर्ट हो जाए तब भी फ़ोन में हमारा लोगो है या रीस्टार्ट का प्रॉब्लम ये हो सकता है। ये चीज़ें अब लास्ट में लिखना नोट करके, पहले आप I2C प्रोटोकॉल के बारे में लिखना, ठीक है। अच्छा, वैसे मेरे पास लिखा हुआ है, मैं ग्रुप में डाल देता हूँ, बाद में डाल दूँगा। किसी फ़ोन का SCL और HDA लाइन शॉर्ट हो जाए या स्लेव शॉर्ट हो जाए तो फ़ोन में लोगो हैंग या रीस्टार्ट का प्रॉब्लम हो सकता है अकॉर्डिंग टू सॉफ्टवेयर। ठीक है, मतलब कि सॉफ्टवेयर में कैसा लिखा गया है कि अगर ये लाइन शॉर्ट होगा या स्लेव शॉर्ट होगा तब फ़ोन में क्या होना है, जैसे रीस्टार्ट होना है, लोगो हैंग में अटक जाना है। ठीक है, उसके हिसाब से वो फ़ोन जो है आपको मैसेज या रिप्लाई जो है करेगा पावर बटन दबाने के बाद, फ़ोन को चालू करने के बाद। ठीक है, तो कोई फ़ोन अगर बंद चालू हो रहा है ऐसा बोलते हुए अगर कस्टमर आया है तो इसका मतलब हमेशा सॉफ्टवेयर ही है ऐसा ज़रूरी नहीं है। कई बार ये लाइन का जैसे ये ओपन हो गया, HDA लाइन ओपन हो गया या SCL लाइन ओपन हो गया और सॉफ्टवेयर में ऐसा लिखा गया है कि बिना ऑडियो कोडेक के मोबाइल को चालू नहीं करना है, तो मोबाइल चालू नहीं होगा, मोबाइल रीस्टार्ट में लग जाएगा। देखो, अगर किसी फ़ोन का साउंड सिस्टम पूरी तरह बंद हो जाए तो वो फ़ोन रहेगा क्या? ना उस फ़ोन में आप कोई वीडियो देख सकते हो, है ना, मतलब देखोगे लेकिन कोई वॉइस नहीं आएगा, ना फ़ोन में कॉलिंग का यूज कर सकते हो। इस वजह से बहुत सारे फ़ोन में ऐसा होता है कि बिना ऑडियो ऐसे कि मोबाइल पूरी तरह से चालू नहीं होता है, हैंग ऑन लोगों में अटक जाता है या रीस्टार्ट में अटक जाता है। ठीक है, या नेटवर्क ऐसे शॉर्ट हो जाए तब भी ये केस देखने को मिलता है। अभी रिसेंटली Redmi 9 Prime 9 Redmi Note 9 में अभी आना चालू हुआ है, उसके 4G ऐसी शॉर्ट हो जाता है या ओपन हो जाता है तो उस स्थिति में फ़ोन में रीस्टार्ट वाला केस आता है, फिर हम उसको चेक कर देते हैं या चेंज कर देते हैं तो प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व होता है। तो उसका कॉमन प्रॉब्लम जैसा बन गया है, जैसे डबल डेकर वाले सेटों का ये फ़ोन में अगर रीस्टार्ट जैसा हो रहा है या हैंग ऑन लोगो है या डेड है और
और चार्जिंग में रीडिंग 0.1 का अगर ले रहा है तो मैक्सिमम टाइम में क्या होता है कि अपन CPU को जो है मतलब डबल डेकर IC को क्या करते हैं रिवॉल्व करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है।